हम लोग जो बात कर रहे थे लास्ट टाइम आर्मस्ट्रॉन्ग एफएम ट्रांसमीटर की। ठीक है, यहाँ ये हमारा टॉपिक था जिसको हमें कंटिन्यू करना है। इससे पहले हम लोगों ने एफएम जनरेशन मेथड हमने पढ़े थे। ठीक है, और उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड हमने पढ़ा था। उसके अलावा ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों हमने पढ़े थे। इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तैयार कर लेना, आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड जिसको बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोगों का जो आज का टॉपिक स्टार्ट होगा वो है आर्मस्ट्रॉन्ग एफएम ट्रांसमीटर। देखो, ट्रांसमीटर से हमारा क्या मतलब है, जो हम एफएम सिग्नल्स जनरेट कराते हैं। ठीक है, वो एफएम सिग्नल को जनरेट करा के कैसे हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसको तैयार कैसे करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, तो वो पूरा ट्रांसमीटर के अंदर पूरा प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, जो हम मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस हो रहा है वो चीज, और जो करियर जनरेट हो रहा है वो भी, और जो हम एम्पलीफाई कर रहे हैं सिग्नल्स को ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल हो जाए, वो सारी चीजें हमारा ट्रांसमीटर एंड पर होता है। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग एफएम ट्रांसमीटर है। इससे पहले हमने आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड पढ़ा था। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम जो डेल्टा एफ है, डेल्टा एफ हमारा क्या है, जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी डेविएशन हम जिसको बोल रहे थे, उसकी रेंज को हम इंक्रीज कर रहे थे बाय ए फैक्टर एन। ठीक है, इससे हम इसको इंक्रीज कर रहे थे, और दूसरा करियर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, उसको भी हम एन से मल्टीप्लाई करके उसको भी हम इंक्रीज कर रहे थे वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमने मेथड पढ़ा था, यही चीज हमें ट्रांसमीटर की फॉर्म में पढ़नी है। तो इस मेथड में भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस परफॉर्म करनी है। ठीक है, जिससे हमारा करियर फ्रीक्वेंसी और साथ के साथ फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब देखो, दो टर्म्स को हमें इंक्रीज करना है, एक तो करियर फ्रीक्वेंसी को और एक फ्रीक्वेंसी डेविएशन को। ठीक है, असाइंड वैल्यू तक हमें उसको लेकर जाना है, असाइन वैल्यूज तक हमें उसको लेकर जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं है एक ही फैक्टर से वो दोनों उस पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाए। जैसे मैं बोलती हूँ कि जो हमारा करियर फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करना है, उसकी वैल्यू 3 है, 3 से मुझे 12 पर लेकर जानी है, तो हम वहाँ एन की वैल्यू 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 12 पर पहुंचेगी। और दूसरी चीज मैं कह रही हूँ, हमारा जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो अगर 3 है, उससे मुझे 9 पर लेकर जाना है, तो हम उसे n की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो n की जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी जिनसे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें दो स्टेप पर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेप पर मल्टीप्लीकेशन करें और हमें जो डिजायर्ड वैल्यू है वो एकदम मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो स्टेजेस में हम परफॉर्म करते हैं। वही चीज यहाँ ट्रांसमीटर में दिखा रखी है कि जो डिजायर्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स है करियर फ्रीक्वेंसी का और फ्रीक्वेंसी डेविएशन का, वो सेम नहीं होता। जरूरी नहीं है एन की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो, एक जगह एन की वैल्यू 4 हो सकती है, एक जगह एन की वैल्यू 3 हो सकती है। इस वजह से जो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो स्टेजेस में हम करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ दो स्टेज में हमने मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है टू अचीव बोथ करियर फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन एज असाइन। जिस तरह का हमें डेविएशन और करियर फ्रीक्वेंसी चाहिए उस तरह की वैल्यूज के लिए हम उसको दो स्टेज में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा है, ये हमारा नैरो बैंड पीएम है, इसको हमने इंटीग्रेट करके वैल्यू दी। यहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी थी FC1। ठीक है, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होके हमें यहाँ एक सिग्नल मिला, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हुई FC। ठीक है, अब हमें इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया है एक फैक्टर N1 से। ठीक है, N1 की वैल्यू से हमने उसको मल्टीप्लाई किया है। तो लेकर चलते, ठीक है, ये N1 से हमने मल्टीप्लाई किया उसको। अब N1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद फिर एक मिक्सर प्रोसेस है। ठीक है, जहाँ पर सिग्नल्स की मिक्सिंग होती है, तो इसको हमने मिक्सर पर अप्लाई किया और फिर एक क्रिस्टल ऑसिलेटर हमने यहाँ यूज किया। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर सिग्नल को उसके साथ मिक्स करेगा। ठीक, अब क्या है, इसके बाद सेकेंड हमने एक और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज कर रखा है। यहाँ देखो क्या होगा, ये जब सिग्नल यहाँ से जो मिला और यहाँ से मिला, इनकी मिक्सिंग होने के बाद हमें अगेन यहाँ पर एक अलग नई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल मिलेगा। ठीक है,
अब क्या है, हमने एक स्टेप पे तो क्या किया, हमने करियर की फ्रीक्वेंसी में चेंज लेकर आए। अब हम कह रहे हैं हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी उसी तरीके का चाहिए जैसा हमने असाइन किया है। तो उसके लिए फिर से हमने एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर लगाया विद N2 फैक्टर। ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर हमें सिग्नल मिला वो हमारी जो रिक्वायर्ड करियर फ्रिक्वेंसी है और डेविएशन है उसका सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद एक एम्पलीफायर लगा रखा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जो उसको एम्पलीफाई करेगा। और देन उसके बाद यहाँ एक एंटीना है जिसको हम ट्रांसमिटिंग एंटीना बोलते हैं, जिसके हेल्प से वो सिग्नल हमारा आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल ये चीज दिखाई हुई है, जो पीछे आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड हमने पढ़ा था उसमें हम जस्ट क्या करते हैं, अपने करियर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करता, फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू को बाय मल्टीप्लाइंग ए फैक्टर n। ठीक है। और यहाँ पर उसको हमने स्टेजेस में मल्टीप्लाई किया है। सिर्फ इतनी चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग FM ट्रांसमीटर। ठीक है। अब अगर हम इसके बाद बात करें ये तो हमने बात कर ली फ्रीक्वेंसी जनरेशन की, FM सिग्नल को जनरेट कैसे कराया हमने, जनरेट कराया उसके लिए किस तरीके का ट्रांसमीटर हम यूज करते हैं। ठीक है। अब हमारी बारी आती है, उस सिग्नल को हमने जनरेट करा दिया, उसको हमने ट्रांसमीटर की हेल्प से ट्रांसमिट करा दिया। अब वो दूसरे एंड पर गया, वहां रिसीव हुआ वो सिग्नल। अब रिसीव होने के बाद वहां जो अपोजिट प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको डिटेक्शन बोलते हैं या फिर डीमोडुलेशन बोलते हैं रिसीवर पर। ठीक है। तो अब हमें रिसीवर की बात करनी है। तो रिसीवर पर क्या होगा, जो FM सिग्नल ट्रैवल होके आया उसमें से हमें मैसेज सिग्नल को निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज इन्होंने बताई है कि ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ए मॉड्यूलेटेड करियर। ठीक है। इस तरह के प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन बोलते हैं। ठीक। यहाँ जो डिटेक्शन प्रोसेस होगा इस मेथड के अंदर दो तरीके से होगा। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, दो स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप हुआ कि हमने, हमारे पास जो FM सिग्नल आया उस FM सिग्नल को हमने AM सिग्नल में चेंज कर लिया। ठीक है। पहला स्टेप होगा कि हमने FM सिग्नल को AM सिग्नल में बदल लिया। और किसकी हेल्प से बदला, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सर्किट्स की हेल्प से। ठीक है। यानी कि इस तरह के सर्किट हमने यूज किए, इस तरह के सर्किट इस्तेमाल किए जिसमें आउटपुट वोल्टेज हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है। आउटपुट जो वोल्टेज मिला आउटपुट पर वो इनपुट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि FM सिग्नल्स में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में। जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आया था तो उस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के हिसाब से हमें आउटपुट पर एक वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है। यानी कि उसके एम्पलीट्यूड में अब सिग्नल आ जाएगा वोल्टेज के, तो वो हमारा एक AM सिग्नल कहलाएगा। ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इस तरह के जो सर्किट्स हम यूज करते हैं FM को AM में बदलने के लिए उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर्स। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर्स। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जिस FM को हमने AM में बदला था अब उस AM की हेल्प से, उस AM से हम क्या करेंगे, करियर को अलग कर देंगे और जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको अलग निकाल लेंगे। ठीक है। और इस चीज को करने के लिए हम एक डिटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बोलते हैं लीनियर डायोड एनवलप डिटेक्टर। ठीक है। लीनियर डायोड एनवलप डिटेक्टर ये क्या है, बेसिकली डायोड का अरेंजमेंट होता है। डायोड हम लगाते हैं उस सर्किट के अंदर और वहां पर जो हमने AM सिग्नल एज ए इनपुट दिया था, ठीक है, उसका जो एनवलप है, एनवलप क्या होता है, जो साइन वेव है और जो साइन वेव की शेप है, आउटर शेप जो होती है उसको एनवलप बोलते हैं कि इस आउटर इस शेप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। तो वो आउटर शेप को वो निकाल लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। तो इस तरह के डिटेक्टर लीनियर डायोड एनवेलप डिटेक्टर हम बोलते हैं। तो यहाँ पर डिटेक्शन दो स्टेप्स में हुआ। पहला स्टेप FM को हमने AM में बदला, फिर उस AM से हमने मैसेज सिग्नल निकाला। ठीक है। दो स्टेप हो गए ये। अब ये स्टेप
हमारे किस तरीके से होंगे। सबसे पहले तो हमने बात करी जो ये पहला जो स्टेप है, इस स्टेप को करने के लिए जो सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं हमें पहले वो पढ़ने हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात करी टाइप्स ऑफ एफएम डिस्क्रिमिनेटर्स। ठीक है, यानी कि जो एफएम डिपेंडेंट सर्किट्स है जिसमें हम एफएम से एएम में बदल रहे हैं, वो कितने तरह के सर्किट्स हम इस्तेमाल करते हैं हमारे रिसीवर एंड पर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है स्लोप डिटेक्टर। ठीक है, सबसे पहला आता है स्लोप डिटेक्टर। स्लोप डिटेक्टर दो टाइप्स का होगा, एक सिंपल स्लोप और दूसरा हमारा बैलेंस्ड स्लोप। ठीक है, सिंपल स्लोप को बोलते हैं हम सिंगल ट्यून डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, या फिर जो बैलेंस स्लोप है उसको हम स्टैगर ट्यून डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है फेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेटर। ठीक, फेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेटर को फर्दर हमने तीन टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, फॉस्टर सीले, सेकेंड वन इज रेशो डिटेक्टर एंड थर्ड इज पीएलएल। ठीक है, ये जितने भी हमारे डिटेक्टर्स यहाँ यूज हो रहे हैं इन सब के अंदर हमें एक छोटे से ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है। इसके इन सब के कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक पीएलएल, ये लास्ट वाला जो सर्किट है, इसमें हमें ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दैट इज बाय इन सब में पीएलएल सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, पीएलएल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे स्लोप डिटेक्टर। इससे पहले वो पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, अब हम बात करेंगे स्लोप डिटेक्टर्स की। ठीक है, ये किस तरीके के हमारे होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की। तो इसका जो ऑपरेशन है उसका जो प्रिंसिपल होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, ऑन द स्लोप ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक। जो भी हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क्स वहां इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ठीक है, तो उसके लिए जो हम वहां पर नेटवर्क्स, पर्टिकुलर नेटवर्क्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इतनी पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये हमारी इस तरह की शेप आएगी, वैल्यूज इस तरह से इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, अभी आगे है उससे क्लियर हो जाएगी ये चीज। ठीक है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक है उसके स्लोप पर ये पूरा इसका प्रिंसिपल डिपेंड करेगा। ठीक, तो बेसिक चीज क्या है स्लोप डिटेक्टर के अंदर, कि जो भी नेटवर्क्स हम यूज करते हैं इसके अंदर उनका हम एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के स्लोप को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी के बेसिस पे सारा ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ दो तरीके के दो टाइप्स के यहाँ पर हमें डिटेक्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल ट्यून्ड। ट्यून का मतलब मैंने पहले ही बताया था, ट्यूनिंग करना क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना। ठीक है, तो यहाँ पहला जो स्टेप है वो है सिंगल ट्यून डिस्क्रिमिनेटर, यानी कि वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर उसकी हम ट्यूनिंग करते हैं, या फिर उसको हम सिंपल स्लोप डिटेक्टर बोलते हैं। सेकेंड वन इज स्टैगर ट्यून डिस्क्रिमिनेटर। यहाँ क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे इसकी ट्यूनिंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको स्टैगर ट्यून डिस्क्रिमिनेटर सर्किट बोला, या इसको हम बैलेंस स्लोप डिटेक्टर बोलते हैं। फर्स्ट वन की हम बात करें, फर्स्ट हमारा है सिंपल स्लोप डिटेक्टर। सिंपल स्लोप डिटेक्टर किस तरीके का है, कैसे काम करेगा, ये चीज पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करें सिंपल स्लोप डिटेक्टर की, इसके अंदर एक सर्किट होता है जिसमें एक ट्यून सर्किट होगा, यानी कि जिसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो थोड़ा सा हमारी ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर सेट होगा। ठीक है, ओमेगा सी जो करियर फ्रीक्वेंसी है उससे जरा सा हटके उसको हम ट्यून करते हैं। ठीक है, अब इस सिग्नल का मेन काम क्या है, एफएम को एएम सिग्नल में बदलना, एफएम को एएम सिग्नल में बदलना। ठीक है, ये इसका मेन काम है। अब सेकेंड वन इज जो एएम सिग्नल है
उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, उसको एक डायोड डिटेक्टर को देंगे और वो उससे हमारा मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसके सर्किट की बात करें अगर हम, देखो यहाँ पर क्या है, ये हुआ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे हमने ड्रॉ किया, हमने अपने सर्किट पर जो भी हमने इनपुट अप्लाई किया वहां की फ्रीक्वेंसी यूज करी, और वहां जो वोल्टेज हमारा है वो वोल्टेज एक तरफ हमने लिया, इन दोनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करी, तो इस तरह का शेप आएगा। ठीक है, इस तरह का शेप हमको मिलेगा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। कि हमने जो इनपुट पर फ्रीक्वेंसी, जितने भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया है, उस फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट पर कितना वोल्टेज मिल रहा है, उन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन, एक कर्व बनेगा, उसको हम ड्रॉ करें तो वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, हमें क्या करना है, ये इसका जो स्लोप है हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। इस स्लोप में हम क्या करेंगे, देखो एक छोटा सा पार्ट हम स्लोप का कंसिडर करेंगे। ठीक है, उस छोटे से पार्ट में हम देखेंगे कि जो छोटा सा वेरिएशन हमारा फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, मैं कह रही हूँ यहाँ फ्रीक्वेंसी, पहले पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी थी 4, 4 से वो 5 पर चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि उसमें एक वेरिएशन आ रहा है, कितना, सिर्फ 1 का, 1 वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस छोटे से वेरिएशन की वजह से, ठीक है, कितना वोल्टेज जनरेट होगा, वो वोल्टेज इन्होंने स्मॉल वैल्यू बताई, डी ई ए एम। ठीक है, ए स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी जनरेटेड। ठीक है, तो ये चीज हम इस पर यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि एक छोटे से या एक थोड़ा सा वेरिएशन करने पर फ्रीक्वेंसी में कितना वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 50 से 52 पर ले आए। ठीक है, 50 से 52 हमने फ्रीक्वेंसी करी, तो उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ चेक करेंगे कि कितना हमारा वोल्टेज में आ रहा है। पहले मैं बोल रही हूँ यहाँ वोल्टेज 10 मिल रहा था, 10 से वो 12 पर गया, तो यहाँ इस छोटे से चेंज की वजह से कितना यहाँ वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ठीक है, जब ये चीज हमें पता चलेगी, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हमें यहाँ पर एक वोल्टेज मिलती जाएगी। देखो ये सिग्नल हमने इनपुट पर दिया VIT। ठीक है, जो वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज है उसको VIT से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, या फिर FM इनपुट, जो FM सिग्नल हमारा दूर से आया है ट्रेवल करके। ठीक है, बीच में ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सर्किट्स है या फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क्स है। ठीक है, बेसिकली एक ट्यून्ड सर्किट है, और ट्यून्ड सर्किट में हमारा L और C, ठीक है, ये कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो इनपुट दिया उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट होगा आउटपुट पर, जिसको हमने नाम दिया EAM। ठीक है, AM क्यों नाम दिया, क्योंकि ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, जितना जितना फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा उतना उतना यहाँ पर हमें उस हिसाब से वोल्टेज मिलेगा। ये छोटी सी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होने पर कितना एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा आउटपुट पर। ठीक है, जब हमें एक सिंपल से ये चीज पता चल जाएगी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ से वैल्यू आएगी वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा। ये चीज, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे वैसे वैसे ही वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक रहेगी यहाँ पर, जिस पर हमारा सर्किट ट्यून्ड है, ये जो वैल्यू, ये जो स्ट्रेट लाइन से दिखाई है। अब इसके आगे फर्दर जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वो घटने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, ये इस फ्रीक्वेंसी के आगे जब हम वैल्यू बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे ओमेगा की वैल्यू, तो जो वोल्टेज है वो घटने लगेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह की शेप का हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये जितना जनरेट हो रहा है उसी हिसाब से यहाँ वोल्टेज मिलेगी, और जो वो वोल्टेज है उसको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायोड डिटेक्टर पर अप्लाई करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डायोड एनवलप डिटेक्टर। जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे इस वोल्टेज को, तो ये जो है यहाँ पर इसकी जो शेप होगी EAM की, हम ये कह सकते हैं ये जो आउटर वाली शेप है, ये आगे हो सकता है साइन वेव और इस तरह से शेप हो, इस शेप को ये यहाँ पर एज इट इज हमें दे देगा। ठीक है,
यहाँ आउटपुट पर। तो जो यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारा मैसेज सिग्नल होगा, एसटी, जो हमने दूर से ट्रैवल कराया था अपना मॉड्यूलेट करके या मॉडिफाई करके, उसको हमने यहाँ डी मॉडिफाई किया और यहाँ आउटपुट पर उसको रिसीव किया। ठीक है, ये जो सर्किट है ये बहुत ही सिंपल सर्किट होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। ठीक, ये हमारा है सिंपल स्लोप डिटेक्टर। बट इसकी क्या है, इसकी कुछ डीमेरिट्स है, इसकी कुछ डीमेरिट्स है। और डीमेरिट्स क्या है, ये जो सर्किट है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन लीनियर है। देखो यहाँ तक तो वो क्या है, एक तरह से लीनियरली वैरी कर रहा है, बट उसके बाद ये वैल्यू, ये नीचे की तरफ वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। तो हमें एक नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। इस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो हमें यहाँ आउटपुट मिलेगी वो, उसके अंदर हार्मोनिक्स प्रेजेंट होगी, एक डिस्टॉर्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो जो कि हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। उस डिस्टॉर्शन की वजह से जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इंटरफेरेंस होगा उसके अंदर। ठीक है, हम कह रहे हैं कोई ऑडिबल मैसेज है या कोई वॉइस मैसेज है जो दूर से ट्रैवल होके आया, उसको जब हम यहाँ रिकवर करेंगे तो वो वॉइस मैसेज हमें क्लियर नहीं होगा, उसमें डिस्टॉर्शन होगा। इसका मतलब कहीं कहीं वैल्यू या आवाज जो है या जो वॉइस है वो कट जाएगी और कहीं पूरी आएगी। इस तरह से जो वैल्यू मिलती है, जो सिग्नल मिलता है, उसको हम डिस्टॉर्टेड वैल्यू बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, पहला तो इसका ये ड्रॉबैक हुआ कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉन लीनियर है, और इस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें जो आउटपुट मिलेगी वो एक डिस्टॉर्टेड आउटपुट होगी, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलेगी हमें वैल्यू। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, अ, इसके अंदर देखो यहाँ क्या था, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन था। इस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को हमने यहाँ एम्पलीट्यूड वेरिएशन में चेंज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या है, एक आउटपुट यहाँ पर चाहिए जिसके अंदर कोई वेरिएशन ना हो, एक स्मूथ आउटपुट मिले। बट वो वैल्यू स्मूथ ना मिलके उसके अंदर वेरिएशंस हमारी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो वेरिएशंस हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक हमें वॉइस सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, वॉइस सिग्नल क्लियर नहीं मिलेगी, कहीं आवाज कम हो रही है कहीं ज्यादा हो रही है, तो वो हमारे लिए प्रॉपर ऑडिबल नहीं होगा। ठीक है, वो हमारे लिए डिजायरेबल फीचर नहीं होता, ये इसकी सेकेंड ड्रॉबैक है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये ड्रॉबैक रिकवर करने के लिए हमने बैलेंस स्लोप डिटेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। ये सिंपल स्लोप था, इसके बाद सेकंड वाला जो डिटेक्टर है वो हमने इसकी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल किया। यानी कि जो पहली ड्रॉबैक थी जिसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन लीनियर है, इसको हमने लीनियर बनाने की कोशिश करी है ताकि हमें डिस्टॉर्टेड आउटपुट ना मिले। तो इसको हमने रिकवर किया या इसको रिमूव किया हमने अपने सेकंड वाले मेथड में। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड है हमारा, जो सेकंड मेथड होगा ये हमारा है बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। ठीक, इसके अंदर हमारे दो स्लोप डिटेक्टर सर्किट यूज होते हैं। पहले वाले के अंदर सिर्फ एक स्लोप सर्किट था। ठीक है, एक ही सर्किट था सिंगल, इसके अंदर हम दो सर्किट इस्तेमाल करते हैं। वहां हमारा क्या था, एक सर्किट की हेल्प से वोल्टेज जनरेट हो रही थी, यहाँ दो सर्किट होंगे उनकी हेल्प से हम वोल्टेज जनरेट कराएंगे। ठीक है, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर के अंदर। अब इसमें क्या है, जो इनपुट ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो सेकेंडरी है वो सेंटर टेप्ड होगी, यानी कि सेकेंडरी जो है उसके सेंटर से हम क्या करेंगे, एक टैपिंग लेंगे और उसको उसके हिसाब से वहां दो स्लोप सर्किट हमारे बन जाएंगे। ठीक है, और दोनों की जो इनपुट वोल्टेजेस है वो एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगी। ये इसका सर्किट है, ये इस तरीके का देखो, ये क्या है, ये हमने यहाँ से इनपुट सिग्नल दिया, ये ट्रांसफॉर्मर है हमारा, इधर ये प्राइमरी, इधर ये सेकेंडरी। सेकेंडरी जो है हमने वो बीच से उसको टैप किया है, यानी कि बीच से उसको हमने ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो ट्रांसफॉर्मर के नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हमने T1 बोला, इसको नीचे वाले को T2 बोला, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट। ठीक है, तो ये ऊपर एक स्लोप डिटेक्टर ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया। ठीक है, यहाँ से जब इनपुट देंगे तो इसके हिसाब से एक वोल्टेज ऊपर वाले के लिए जनरेट होगी जिसको हमने E1 का नाम दिया, एक नीचे जनरेट होगी जिसको हमने E2 नाम दिया।
ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो टोटल हमारा वोल्टेज हो जाएगा EAM, जो हमने पीछे सिर्फ एक सर्किट की हेल्प से अचीव किया था। यहाँ दो सर्किट होंगे, इन दो सर्किट की हेल्प से हमें वोल्टेज मिलेगा, एक से E1 एक से E2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे EAM कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। फर्दर फिर हम इसको एनवेलप डिटेक्टर को देंगे, जहां से हमें मैसेज सिग्नल मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का ये बैलेंस स्लोप डिटेक्टर हुआ। ठीक है, अब इसकी जो प्राइमरी है, इसमें जो ट्यूनिंग हम करते हैं, जो हम सेट करते हैं, इसकी जो प्राइमरी है वो हमारी किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होती है, जो हमारी ओमेगा सी करियर की फ्रीक्वेंसी है, या उसको हम FC बोले अगर, ठीक है, FC फ्रीक्वेंसी पर वो ट्यून्ड होगा। सेकंड, जो हमारा अपर सर्किट है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो सर्किट है, ये हमारा किस फ्रीक्वेंसी पर इसकी सेटिंग होगी, वो होगी FC प्लस डेल्टा F, यानी कि करियर फ्रीक्वेंसी में जितना चेंज आया उसको हम उसके साथ ऐड कर दे, तो ये हमारा ऊपर वाला जो सर्किट है वो उतनी फ्रीक्वेंसी पर सेट होगा, FC प्लस डेल्टा F पर। ठीक है, नीचे वाला सर्किट कितनी फ्रीक्वेंसी पर सेट होगा, ये होगा हमारा FC माइनस डेल्टा F पर। ठीक है, तो यहाँ तीन ट्यून सर्किट है, तीनों को हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सेट किया, एक को FC पर किया, दूसरे को FC प्लस डेल्टा F पर किया, और तीसरे को FC माइनस डेल्टा F पर सेट किया। ठीक है, तो तीन सर्किट हो गए, यहाँ पर तीनों की ट्यूनिंग अलग अलग हो गई। इसी वजह से देखो क्या है, ये एक तो हमें मिला इस तरह का, पिछले में हमें क्या मिल रहा था, सिर्फ एक इस तरीके का स्लोप मिल रहा था, वो सिर्फ एक सर्किट से था। अब यहाँ दो सर्किट है तो एक इस तरह से मिलेगा स्लोप, दूसरे का नीचे मिलेगा स्लोप। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, इसीलिए एक नेगेटिव में होगा, एक पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो रिजल्टेंट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरह से लीनियर मिलेगी। ठीक है, जो हमारा ये पूरा सर्किट है वो किस रेंज के लिए काम करेगा, इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इतनी फ्रीक्वेंसी तक। ठीक है, तो ये जो बीच का जो ये वैल्यूज है ये इसके लिए काम करेगा, और इसके अंदर देखो तुम लोग अगर इसको देखो तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, इतना ही हमारा काम का है, जिसको हम यूजफुल रेंज बोलते हैं या लीनियर रेंज बोलते हैं जिसको। ठीक है, FC पर वो सेट है स्टार्टिंग में जो प्राइमरी है, फिर वो जो वैल्यू है इधर भी हमारे लिए काम करेगी और इधर भी काम करेगी, इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री तक। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा ये तो हमने बात करी सर्किट किस तरीके का होगा, इसकी हम ट्यूनिंग किस पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर हम इसकी बात करें, जो फाइनल आउटपुट वोल्टेज है V0, वो होगा हमारा V01 माइनस V02, यानी कि दोनों का नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि दोनों सर्किट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो इसलिए हम माइनस करेंगे, एक वैल्यू में से दूसरी को माइनस करेंगे। अगर आउट ऑफ फेज नहीं होता तो यहाँ प्लस आता। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें, ये जो V0 है, ये जो V0 है, ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं यहाँ से V01 जनरेट हो रहा है, यहाँ से V02 जनरेट हो रहा है, तो V0 की वैल्यू इसमें से हम ये माइनस करेंगे, तब हमें मिलेगी टोटल आउटपुट वैल्यू। ठीक है, अब इसकी हम ऑपरेशन की बात करें तो तीन केसेस यहाँ पर है। जब हमारा जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो अगर हमारा FC पर सेट है, इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनपुट फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई, जो ये हमने इनपुट वोल्टेज दिया इसकी फ्रीक्वेंसी, F इनपुट अगर FC पर सेट है तो हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी उस केस में। इस केस में देखो क्या है, इस केस में जितनी वोल्टेज ऊपर वाला सर्किट जनरेट कराएगा उतनी ही वोल्टेज नीचे वाला सर्किट जनरेट कराएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम है, इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो F इनपुट है। ठीक है, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर है, ये देखो ये एक्सिस की अगर हम बात करें ओमेगा, तो यहाँ FC पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर ये वो लाइन है जिस पर हमारा F इनपुट जो है FC के बराबर है। तो इस केस में जितनी वोल्टेज यहाँ जनरेट हुई उतनी ही वोल्टेज यहाँ जनरेट होगी,
मैं बोल रही हूँ कि इस इवन में क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी है, इस इवन में हमारी दो साइकिल्स जनरेट हो रही है पॉजिटिव साइड में, तो इधर दो साइकिल्स जनरेट होगी नेगेटिव साइड में, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा क्या है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ये मैं बोल रही हूँ E1 की वैल्यू अगर 4 वोल्ट है तो E2 की वैल्यू -4 वोल्ट होगी। तो जब हम 4 में से -4 करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 वोल्ट। तो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पर हमारी वैल्यू जो है वोल्टेज की वो 0 रहेगी। इसीलिए ये लाइन यहाँ से, ये क्रॉसिंग पॉइंट है, ये 0 को शो कर रहा है यहाँ पर। अब जो सेकंड पार्ट है, मैं सेकंड पार्ट बोल रही हूँ। सेकंड जो है हमारा, या देखो ये मैं इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगी हमारा T1 ऊपर की तरफ, और जो वोल्टेज नीचे होगी वो दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। अ, दोनों की जो डायोड्स है, दोनों पर जो इनपुट वोल्टेजेस है वो भी सेम होगी, तो उस वजह से आउटपुट वोल्टेज हमारी 0 हो जाएगी। यही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में हम बोल रहे हैं कि एफसी की वैल्यू, जो करियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, वो हमारी किससे कम है, इनपुट फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। बट इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारी किससे कम है, एफ सी प्लस डेल्टा एफ से। जितना डेविएशन आया उसको अगर हम एफ सी में ऐड कर दे तो वो वैल्यू हमारी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू एफ इनपुट, ठीक है। तो हमने एफ इनपुट को बेस लिया, इससे कम वैल्यू है एफ सी और इससे ज्यादा वैल्यू एफ सी प्लस डेल्टा एफ, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पर, ये वाला केस होगा ये, ठीक है। इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में जो ऊपर वाली वोल्टेज है E1, E1 क्या है, ये एफ सी प्लस डेल्टा एफ है इधर, ये वैल्यू ग्रेटर देन है हमारी, ठीक है। तो जो E1 जनरेट होगा, E1 की वैल्यू ज्यादा जनरेट होगी एज कंपेयर टू E2, ठीक है। मैं बोल रही हूँ E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू हुई 4 और E2 यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो E1 और E2 को जब हम माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया तो वैल्यू यहाँ कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। यहाँ वैल्यू 1 मिलेगी। ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। पॉजिटिव जहां ज्यादा मिली तो वैल्यू जो आउटपुट है वो भी पॉजिटिव होगी, इसीलिए जो हमारा कर्व है वो पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करेगा, ठीक है, इस तरफ इंक्रीज करेगा ये कर्व। बट अगर हम बोल रहे हैं थर्ड वाला केस, थर्ड वाले केस में जो हमारे ये जो डेविएशन है एफ सी माइनस डेल्टा एफ, ये कम हो जाएगा, ठीक है। किससे, इनपुट फ्रीक्वेंसी से, इनपुट फ्रीक्वेंसी से ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारी ज्यादा जनरेट होगी एज कंपेयर टू E1, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी इसके मुकाबले, E1 के मुकाबले, पॉजिटिव के मुकाबले। तो उस केस में जो टोटल आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव होगा हमारा, ठीक है। इसीलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नीचे की तरफ हमारा ड्रॉ होगी, ठीक है। तो ये 3 फ्रीक्वेंसी पर सेट हुआ, पहली फ्रीक्वेंसी पर ये 0 वैल्यू देगा, ठीक है। दूसरी पर ये क्या देगा, पॉजिटिव की तरफ वैल्यूज देगा, और तीसरी पर ये नेगेटिव की तरफ वैल्यू देगा। तो जब हम यहाँ रिजल्टेंट पूरा देखेंगे तो हमें एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, ठीक है। तो ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमें यहाँ आउटपुट मिल रही है, इसको जब हम डीमॉड्यूलेट करेंगे आगे, इससे एफ टी निकालेंगे तो उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन है वो कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। उसके अंदर हमारा जो डिस्टॉर्टेड वैल्यूज है वो कम होंगी। तो इस तरह की जो वोल्टेज मिली वो लेस डिस्टॉर्टेड वोल्टेज होगी हमारी, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड है जिसको हम बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर हम बोलते हैं। बट यहाँ पर भी हमारा क्या है, इसकी भी कुछ डीमेरिट्स है जैसे पहले वाले की थी। डीमेरिट्स ये है, सबसे पहली बात तो को जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ये जो लीनियरिटी हम अपने सर्किट में लेकर आए, ये भी एक पर्टिकुलर रेंज तक ही लिमिटेड है, ठीक है। इसको हम ज्यादा इंक्रीज नहीं करा पाते। तो यहाँ पर क्या है, इस केस में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है उसमें भी हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हम कह रहे हैं कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक की रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से हमारा जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो भी बहुत
कम ही होगा, बहुत ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी डेविएट नहीं करा सकते। ठीक है, दूसरी चीज जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ 3 फ्रीक्वेंसी है जिस पर हम इसको ट्यून करते हैं। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे डिपेंड करेगी किस पर, ऑन द अमाउंट ऑफ डी ट्यूनिंग ऑफ रेजोनेंट सर्किट। जो ये सर्किट है इनकी डी ट्यूनिंग पर डिपेंड करेगी, जो हम इनके ट्यून कर रहे हैं, हम इनकी फ्रीक्वेंसी को वैरी करा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, जो ये ट्यून सर्किट की जो आउटपुट है वो प्रॉपरली बैंड लिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बैंड लिमिटेड के लिए एक लो पास फिल्टर भी इंसर्ट करना पड़ेगा इसके लिए। उस लो पास फिल्टर की वजह से भी डिस्टॉर्शन आते हैं हमारे सिग्नल में। तो हमने जिस चीज के लिए ये काम किया था, ठीक है, वो ओवरकम हुई, बट उसके लिए हमें अदर इसके अंदर सर्किट ऐड करने पड़े, उनकी वजह से फिर यहाँ पर डिस्टॉर्शन हमारा इंक्लूड हो गया इसके अंदर। तो ये हमारे इस तरह से हुए बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। ठीक है, जनरली ये हमारे क्या होते हैं, ट्यून सर्किट होते हैं जिसके अंदर कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, डायोड्स लगे होते हैं। ठीक है, ये मेन इनके अंदर सर्किट्स है, इनकी हम ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग का मतलब है इनको हम वेरिएशन कराते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी में, फ्रिक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितना हमने इनपुट दिया और कितना हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा स्लोप डिटेक्टर्स के अंदर कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, पहले वाला सिंपल स्लोप और दूसरा सेकंड वन इज बैलेंस स्लोप। ये जो बैलेंस स्लोप है ये हमारा ज्यादातर एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, ये वाला हमारा ज्यादातर एग्जाम के अंदर आता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब इसके बाद हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा, हमने करेक्ट इस पर चलते हैं। तो पहले वाला जो है हमारा हो गया सिंगल ट्यून भी आ गया समझ, और सेकंड वाला स्टैगर ट्यून या जिसको हम बैलेंस स्लोप बोलते हैं वो भी हो गया। ठीक है, तो हमने स्लोप डिटेक्टर को पढ़ा। अब इसके बाद आते हैं फेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेटर्स। ठीक है, फेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेटर्स, इनका इसको हम पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट वन इज फॉस्टर सीलेट डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये जो फेज डिस्क्रिमिनेटर है। और इसके अंदर भी हमारे जनरली ट्यून सर्किट ही होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर लगा होगा, उनको हम ट्यूनिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें अगर हम, तो सर्किट आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से ये है फेज डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, जिसमें हम फॉस्टर सीलेट डिस्क्रिमिनेटर सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर बेसिकली हमारे क्या होंगे, इंडक्टिवली कपल्ड ट्यून सर्किट होंगे, दो दो डबल ट्यून सर्किट होंगे, जिससे हमारा प्राइमरी और मैम सेकेंडरी जो प्रेजेंटेशन है। नहीं दिख रही। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही मैम, गायब कहाँ हो पर? गई। क्या मेरे यहाँ? नेटवर्क प्रॉब्लम है? आ गया? ओके मैम, अब दिख रही है। मुझे पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक है, देखो जो हम यहाँ बात करते हैं हमारे फेज डिस्क्रिमिनेटर की, इसको पढ़ लेते हैं फिर इसके बाद खत्म करते हैं। ये बहुत सारे मेथड्स है। फेज डिस्क्रिमिनेटर की हम बात करें, इसका दूसरा नाम हमारा फॉस्टर सीलेट डिस्क्रिमिनेटर है। ये इस तरह के सर्किट में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे इंडक्टिवली कपल्ड डबल ट्यून सर्किट होता है। ठीक है, इसके अंदर, और यहाँ पर भी सेम वही चीज है जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर है हमारा बैलेंस लूप डिटेक्टर की तरह। ठीक है, सिर्फ जो हम यहाँ मेथड यूज करते हैं इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने के लिए, ठीक है, वो डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जो हमने क्या किया है इसके अंदर, हम सर्किट पर चले अगर, ये हमारा सर्किट है यहाँ क्या किया हमने,
जो हमने इनपुट पहले अप्लाई किया था उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम जो सेकेंडरी को हम कनेक्ट करते हैं अपने इनपुट से, उसके बीच में कैपेसिटर हमने यहाँ यूज किया जिसको सीपी, हमने इसको बोला सीपी कैपेसिटर। ठीक है। सेकेंडरी की जो बाइंडिंग है वो सेंटर टेप किया हमने और प्राइमरी से उसको कनेक्ट कनेक्ट किया थ्रू ए सीपी कैपेसिटर। ठीक है। इसके काम क्या है, इसका काम क्या है कि जो भी यहाँ से इनपुट जा रही है अगर उसमें कोई डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, वो उसको ब्लॉक कर देगा। दूसरी दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पर, जो भी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी वो उसको कपल्ड करेगा। ठीक है, इसकी मैचिंग होगी यहाँ से। देयरफॉर जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी है वो हमारी L3 के अक्रॉस अपीयर होगी, सिर्फ उसमें सिर्फ एक थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीपी। ठीक है, जो भी यहाँ से इनपुट दिया है हमने वो यहाँ पर अपीयर होगा इस L3 के अक्रॉस, एक्सेप्ट सम ड्रॉप या सम लॉस, कुछ लॉस होगा यहाँ पर, वरना एज इट इज जो हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ से वो इस L3 के अपीयर अक्रॉस अपीयर होगा। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ से V3 हमने दिया तो V3 हमें यहाँ पर मिलेगा। हो सकता है जैसे V3 की वैल्यू यहाँ 100 है तो यहाँ 99.5 क्योंकि कुछ ड्रॉप यहाँ पर आ जाता है इसकी वजह से। ठीक है, अब जो ये हमने सेंटर टेपिंग की है सेकेंडरी की, इसमें क्या है, जो इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज हमारी जनरेट होगी अक्रॉस द, ये जो हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट के अक्रॉस। ठीक है, हम कह रहे हैं ऊपर वाले पार्ट के अक्रॉस V1 जनरेट हुआ, नीचे V2 हुआ, तो ये दोनों जो वोल्टेजेस जनरेट हो रही है ये अपोजिट पोलैरिटी की होंगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट इनका जो पोलैरिटी है, जो फेज है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा VA1 जनरेट हो रहा है, ये जो VA1 जनरेट हो रहा है, ये VA1 कितना होगा, ये V3 और ये प्लस V1। ठीक है, जो वोल्टेज यहाँ VA1 मिलेगा अक्रॉस ये पूरे के, तो वो कितना मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज में यहाँ कंसिडर होगा तो V1 प्लस V3 जो है वो टोटल V1 के बराबर हो जाएगा। और जो यहाँ VA2 मिलेगा, ये VA2 जो मिल रहा है ये हमारा ये V3 और माइनस V2 होगा क्योंकि ये अपोजिट पोलैरिटी की वोल्टेज यहाँ पर है। ठीक है, और VA1 और VA2 जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, जो भी फेजर रिलेशनशिप होगा V1 V2 और V3 के बीच, VA1 और VA2 की वैल्यू। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी मेरे हिसाब से ज्यादा हो रहा है तो ये शायद ना उतना क्लियर हो, और ये एग्जाम में आता है, मैं इसीलिए इसको ना नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और देखो कोशिश रहेगी मेरा ये नेक्स्ट वीक जो आ रहा है इसमें यूनिट खत्म हो जाए। ठीक है, ताकि हमारी 2 यूनिट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, एक दो टॉपिक जो बचेगा वो मैं करवा दूंगी एक्स्ट्रा लेक्चर लेके। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट यूनिट में भी एक दो टॉपिक रहता है, नोट्स में उसके बना के अपलोड कर दूंगी और उसको समझा दूंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा से अगर टाइम मिल गया तो वो जो कोशिश ये रहेगी जो 2 यूनिट है वो एकदम हमारी पूरे अच्छे से फिनिश हो जाए। इसके बाद वाली यूनिट्स इतनी लंबी नहीं है जितनी दोनों यूनिट्स लंबी है। मैम चाहे तो 4 यूनिट कराना, लेकिन 4 यूनिट इतनी अच्छी तरीके से हो जाए कि उस 5वीं की जरूरत ना पड़े। हम ना तुम्हारी क्लास में पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सारे ना अपोजिट बोलते हो, यूनिटी नहीं है तुम्हारी क्लास में, तुम बोलते हो सारे अपोजिट, एक कुछ बोलेगा तो एक कुछ बोलेगा, एक नॉर्थ पोल पे है तो एक साउथ पोल पे है, ये चीज है तुम्हारी क्लास में। थोड़ा सा यूनिटी में अगर तुम लोग रहो ना एक साथ मिलके चलो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर अभी क्विज पे आ कोरोना का जाओ। मैडम, कोरोना का बहुत खराब असर पड़ा है सब पे, इसलिए सब अलग अलग है। वो पहले से ही है, कोरोना का असर हो ना हो तुम्हारे क्लास में तो पहले से ही। अब तुम लोग आ जाओ यहाँ पर।